माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है जिसने 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। माइकल जैक्सन की डेथ होने के बाद 20 साल तक 2013 से लेकर 2023 तक सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले सेलिब्रिटीज में नंबर 1 पोजीशन पर थे। माइकल जैक्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं थे। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन एक ऑक्सीजन चैम्बर में सोया करते थे ताकि इनकी उम्र ना बढ़े, क्योंकि वो 150 साल तक जीना चाहते थे। माइकल जैक्सन ने अपने ड्रीम हाउस नेवरलैंड रेंच में बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें बनवाई थी, जैसे फरारी व्हील, मूवी थिएटर, जू। और अगस्त 1993 में इन पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन भी लगे थे, जब एक 13 साल जॉर्डन चैंडलर ने यह कहा कि माइकल जैक्सन इनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और साथ ही माइकल जैक्सन की सिस्टर ने भी ये बयान दिया कि इसका भाई एक पेडोफाइल है। पेडोफाइल का मतलब वो एडल्ट जो सेक्सुअली नाबालिग बच्चों की तरफ अट्रैक्टेड होता है। जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई तो डॉक्टर्स को इनकी बॉडी से सिर्फ ड्रग्स मिले। इन्होंने महीने तक कुछ नहीं खाया था। माइकल जैक्सन की बॉडी में सिर्फ हड्डियां बची थी और स्किन पर इंजेक्शंस के निशान थे। कहा जाता है कि इनकी डेथ ड्रग ओवरडोज से नहीं हुई बल्कि ये एक मर्डर था और इनके डॉक्टर ने इन्हें ड्रग ओवरडोज देकर मार दिया, क्योंकि इनके डॉक्टर को सोनी म्यूजिक के सीईओ टॉमी मोटोला ने माइकल को मारने के लिए पैसे दिए थे। अब माइकल और टॉमी मोटोला के बीच क्या दुश्मनी थी, इस पर आगे चलकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में माइकल जैक्सन ने जो कुछ अचीव किया था वो किसी आर्टिस्ट के लिए ख्वाब से कम नहीं है, लेकिन माइकल जैक्सन की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही स्ट्रेंज थी। ड्रग एडिक्शन, स्किन कलर ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही सेक्सुअल एलिगेशंस। माइकल जैक्सन की पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने 10 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थे। माइकल जैक्सन एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करते थे। माइकल जैक्सन के मदर और फादर दोनों ही म्यूजिक से जुड़े हुए थे। माइकल जैक्सन की मदर क्लैरिनेट और पियानो बजाया करती थी, जबकि माइकल जैक्सन के फादर एक क्रेन ऑपरेटर होने के साथ साथ एक गिटारिस्ट भी थे। माइकल जैक्सन की पूरी फैमिली एक 2 बेडरूम वाले घर में रहा करती थी और कुल मिलाकर इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और यही वजह थी कि माइकल के ब्रदर ने अर्ली एज में सिंगिंग और डांसिंग शुरू कर दी, लेकिन इसकी शुरुआत काफी बुरे एक्सपीरियंस के तौर पर हुई, जो माइकल के लाइफ का सबसे बुरा फेज था और आगे चलकर इनकी ट्रॉमा का रीजन भी बना। जोसेफ जैक्सन ने माइकल के ब्रदर को बहुत कम एज में ही बैंड का हिस्सा बना लिया था और माइकल की एज सिर्फ 6 साल थी जब उस बैंड का हिस्सा बने। इस बैंड में टोटल 5 माइकल ब्रदर थे और माइकल जैक्सन इनमें सबसे छोटे थे। पर भले ही माइकल जैक्सन इस बैंड में सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी वही थे। और जब इनकी डेथ हुई तो डॉक्टर्स ने ये बात कंफर्म की कि इनकी वॉइस हाई रखने के लिए इन्हें इंजेक्शन दिए जाते थे। माइकल जैक्सन की एज सिर्फ 13 साल थी जब इनके फादर ने इन्हें इंजेक्शन लगाने की शुरुआत की और आगे चलकर माइकल जैक्सन को इन इंजेक्शन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए। अब टाइम के साथ साथ ही जैक्सन ब्रदर का बैंड मशहूर होता चला गया और इन्हें पब्स, स्कूल्स और कंसर्ट में परफॉर्मेंस करने के ऑफर्स आने लगे और इन सारे प्रोग्राम्स से इनकी अच्छी अर्निंग होने लगी। अब अलग अलग जगह परफॉर्म करने के बाद जैक्सन ब्रदर का ये ग्रुप काफी मशहूर हो गया और 1969 में एक अमेरिकन म्यूजिशियन बेरी गोल्डी ने जैक्सन ब्रदर्स को अपने म्यूजिक रिकॉर्ड बैनर मोटाउन के लिए साइन कर लिया। मोटाउन के साथ जुड़ना जैक्सन ब्रदर के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ और उन्होंने इस बैनर के अंदर बहुत सारे पॉप हिट्स भी दिए, जैसे कि आई वांट यू बैक, ABC, आई विल बी देयर। मोटाउन के साथ मिली सक्सेस के बाद इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। 1975 में मोटाउन के साथ 6 साल काम करने के बाद जैक्सन ब्रदर अब एक और बैनर के साथ जुड़े जिसका नाम था एपिक रिकॉर्ड्स। इस बैनर के साथ जुड़ने के बाद माइकल ने अपने सोलो परफॉर्मेंस देने पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन माइकल जैक्सन को अपनी सोलो परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश करने का काम इनकी 5th एल्बम ने किया, जिसका नाम था ऑफ द वॉल। और इसी एल्बम के रिलीज से पहले माइकल ने एक
ऐसा काम किया जो इनकी लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट रहा, प्लास्टिक सर्जरी। 1979 में माइकल जैक्सन ने अपने नोज की शेप को बेहतर करने के लिए पहली सर्जरी करवाई, लेकिन इस सर्जरी के बाद माइकल जैक्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई और इसके बाद एक और सर्जरी करवाई गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चलकर माइकल जैक्सन को बहुत सारी सर्जरीज का सहारा लेना पड़ा। ऑफ द वॉल माइकल जैक्सन के लिए इस टाइम पर एक हिट साबित हुई और उसकी तकरीबन 20 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हुई। ऑफ द वॉल की सक्सेस के बाद 1982 में माइकल जैक्सन थ्रिलर नाम से एक एल्बम रिलीज की, जो आज तक की सबसे बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द वर्ल्ड है। थ्रिलर एल्बम में माइकल जैक्सन ने बीट इट और बिली जीन्स जैसे हिट सॉन्ग्स दिए और इस एल्बम के लिए इन्हें 8 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले। और ये एल्बम एक और वजह से भी काफी मशहूर थी, क्योंकि इसमें माइकल जैक्सन अपने ब्रदर के साथ एक लंबे अरसे बाद यूनाइट हुए थे और इस कंसर्ट को NBC टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे 45 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। और इसी शो के दौरान माइकल जैक्सन ने बिली जीन नामी सॉन्ग पर मून वॉक किया। यही मून वॉक आगे चलकर माइकल जैक्सन के करियर का एक सिग्नेचर स्टेप बना और इसी मून वॉक को अपनी मेजॉरिटी ऑफ कंसर्ट में यूज करते थे। अब 1983 तक माइकल जैक्सन एक ग्लोबल स्टार बन चुके थे और सॉन्ग्स के साथ साथ वो अब अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज पर भी ध्यान देने लगे। इसी साल पेप्सिको ने माइकल के साथ एक कमर्शियल डील साइन की, जिसके लिए इन्हें तब $5 मिलियन दिए गए। इस वक्त किसी भी सेलिब्रिटी के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील थी, लेकिन माइकल जैक्सन को इस डील की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि शूट के दौरान माइकल के बालों में आग लग गई, जिसकी वजह से माइकल को 3rd डिग्री बर्न हुआ और बर्निंग इंजरीज के मार्क्स को हटाने के लिए माइकल ने पूरे फेस का ट्रीटमेंट करवाया और कुछ टाइम बाद फिर से रीनोप्लास्टी करवाई। इस टाइमलाइन में माइकल ने काफी सारी सक्सेसफुल टूर और कंसर्ट्स भी किए। 1987 में उन्होंने दी बैड वर्ल्ड 2 शुरू किया, जो पूरे 1.5 साल चला। एक तरफ माइकल जैक्सन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी सारे माइलस्टोन्स अचीव कर रहे थे और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज जुड़ना शुरू हो गई थी और बहुत ही सीरियस कंट्रोवर्सीज। इसकी शुरुआत हुई 1986 में, जब माइकल जैक्सन की ये फोटो सामने आई, जिसमें वो एक चेंबर के अंदर लेटे हुए हैं। इस फोटो के सामने आते ही रूमर्स आना शुरू हो गए कि माइकल जैक्सन अपनी एज को स्लो करने के लिए इस चेंबर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो 150 साल तक जीना चाहते थे। दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो माइकल जैक्सन से जुड़ी हुई है वो है स्किन कलर को लेकर, क्योंकि माइकल जैक्सन 1970 में कुछ ऐसे दिखते थे और 1980s में कुछ ऐसे दिखते थे। उन्होंने अपनी नोज और चिन के साथ साथ अपनी स्किन कलर को भी बदल दिया था। माइकल जैक्सन को अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारा बैकलैश झेलने को मिला। लोगों का कहना था कि माइकल जैक्सन अपनी ब्लैक आइडेंटिटी को छुपाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपना स्किन कलर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि माइकल जैक्सन एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, जिसकी वजह से उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी सारी रेसिज्म का सामना करना पड़ता था और इसी रेसिज्म को अवॉइड करने के लिए माइकल जैक्सन ने अपना स्किन कलर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। माइकल जैक्सन के स्किन कलर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जितनी भी कंट्रोवर्सी जुड़ी थी वो सब गलत थी, क्योंकि माइकल जैक्सन को एक विटिलिगो नामी बीमारी थी। इस बीमारी में माइकल जैक्सन की स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स बनना शुरू हो गए थे और इसी वजह से माइकल जैक्सन ने अपनी पूरी स्किन को व्हाइट करवा लिया था। इसके अलावा ये व्हाइट स्पॉट्स उनके पूरे बॉडी पर थे, जिसे छुपाने के लिए माइकल जैक्सन फुल बॉडी को कवर रखते थे और साथ ही मास्क, हैट और सनग्लासेस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब माइकल जैक्सन के स्किन कलर को लेकर बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई तो इनके डॉक्टर ने 1993 में ये रिवील किया कि इनको एक स्किन डिसऑर्डर है और 2009 में आई माइकल की ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी ये कंफर्म किया कि इन्हें एक स्किन डिसऑर्डर था। अब इतने सारे सर्जरीज और ट्रांसफॉर्मेशन ने माइकल जैक्सन के फेशियल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला और माइकल जैक्सन को बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गया और इसी पेन को कम करने के लिए माइकल जैक्सन ने हाई डोज पेन किलर लेना शुरू कर दिए और माइकल जैक्सन की इस आदत ने इन्हें ड्रग एब्यूज की तरफ ले जाना शुरू कर दिया और कुछ ही टाइम में माइकल जैक्सन एक ड्रग एडिक्ट बन गए और इनकी ड्रग एडिक्शन की स्टोरी के पीछे एंजाइटी, लॉन्लीनेस, डिप्रेशन के साथ साथ इनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी। लेकिन अभी अर्ली 90s में माइकल की लाइफ का सबसे बुरा फेज आना बाकी था। 1988 में माइकल जैक्सन का कैरियर पीक पर था, लेकिन इनके एक डिसीजन ने इनका डाउनफॉल शुरू कर दिया। दरअसल जब माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ पर अपना ड्रीम मैंशन बनवाया था, ये था माइकल जैक्सन का ड्रीम नेवरलैंड रेंच। इस वक्त इस पर माइकल ने $17 मिलियन खर्च किए थे और यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू हुआ। माइकल ने इस मैंशन में
बच्चों को एंटरटेन करने के लिए काफी सारी चीजें बनवाई थी। माइकल अपने इस घर में काफी सारे बच्चों के साथ रहा करते थे और 1993 में माइकल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई जब इन पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के चार्जेस लगे। ये एलिगेशन 13 साल जॉर्डन चैनल की तरफ से लगाए गए थे। इनका कहना था कि माइकल इनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अब माइकल के ऊपर लगे ये एलिगेशन उनके कैरियर को तबाह करने का काम कर ही रहे थे कि तभी माइकल की सिस्टर ने एक बयान दिया। माइकल की सिस्टर लाटोया का कहना था कि माइकल एक पेडोफाइल है और अक्सर वो बच्चों को चुप कराने के लिए उन्हें पैसे देते हैं ताकि वो बच्चे पब्लिक में आकर माइकल को एक्सपोज न करे। इनकी सिस्टर के इस स्टेटमेंट के बाद माइकल के प्रॉब्लम मजीद बढ़ गए और रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस ने नेवरलैंड रेंज पर रेड की और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और लगभग 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर लैग अप एविडेंस और जॉर्डन चैनल की गवाही के बिना इस केस को क्लोज कर दिया गया। माइकल ने इस केस को कोर्ट से बाहर सेटल किया और जॉर्डन की फैमिली को 23 मिलियन यूएस डॉलर पे किए। अब माइकल के फैंस का कहना था कि इन पर लगे ये सारे एलिगेशन एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिससे कि माइकल की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। और बाद में माइकल की सिस्टर ने भी ये बयान दिया कि उन्होंने जो कुछ अपने भाई के बारे में कहा था दरअसल वो अपने हस्बैंड के प्रेशर में आकर कहा था। अब दूसरी तरफ इन सारे इंसिडेंट की वजह से माइकल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। अपनी हेल्थ और डिप्रेशन की वजह से माइकल ने सारे प्रोजेक्ट्स और टूर कैंसिल कर दिए। अपने ऊपर लगे एबनॉर्मल सेक्सुअल एलिगेशन से बचने के लिए माइकल ने एक ओल्ड फ्रेंड से शादी की, लेकिन ये शादी भी कुछ ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुई और सिर्फ 1 साल बाद ही इनका डिवोर्स हुआ। माइकल पहले ही डिप्रेशन में थे लेकिन अब इन्हें सीरियस हेल्थ इश्यूज भी होने लगे और वो एक शॉर्ट ब्रेक पर चले गए। लेकिन पूरे 2 साल बाद इन्होंने अपने कमबैक की तैयारी शुरू की और डबल एल्बम रिलीज की, हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन इस एल्बम के एक गाने ने माइकल जैक्सन को फिर से कंट्रोवर्सीज में फंसा दिया। दे डोंट केयर अबाउट अस। कहा गया कि माइकल ने इस सॉन्ग में ज्यूस कम्युनिटी के लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और साथ ही स्किन कलर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन की बात की। माइकल उस वक्त हो रहे सोशल इश्यूज पर बात करना चाह रहे थे लेकिन लोगों ने इनकी बात का कुछ अलग ही मतलब ले लिया। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने सबसे महंगे एल्बम पर काम करना शुरू किया जिसका बजट था $30 मिलियन। लेकिन इसके रिलीज से पहले ही माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक के दरमियान कुछ तनाज़ा खड़ा हो गया। दरअसल ये पूरा मामला लाइसेंस को लेकर था और जब कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो माइकल ने सोनी के साथ अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया। अब माइकल जैक्सन और सोनी म्यूजिक का सेपरेशन इतना सिंपल नहीं था क्योंकि सेपरेशन से पहले माइकल ने सोनी के सीईओ टॉमी मोटोला को पब्लिकली एक बार रेसिस्ट और इवल कहा और माइकल जैक्सन का कहना था कि सोनी म्यूजिक को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहती थी। इसके अलावा माइकल जैक्सन सोनी म्यूजिक के 50% स्टेक होल्डर भी थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोनी म्यूजिक को छोड़ दिया। फाइनली 2001 में माइकल ने अपनी इनविंसिबल एल्बम को रिलीज किया। ये इनकी लास्ट हिस्ट्री एल्बम से तकरीबन 6 साल बाद रिलीज की गई। इसके बाद माइकल ने कोई एल्बम रिलीज नहीं किया। 2003 में माइकल पर माइनर्स को ड्रिंक्स पिलाने के चार्जेस लगे और फिर कैलिफोर्निया में इसका ट्रायल शुरू हुआ और 4 महीने तक ये केस चला लेकिन माइकल जैक्सन इससे भी बरी हो गए। इस वक्त तक माइकल मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे और इनका ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो चुका था। माइकल जैक्सन को सीरियस हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए थे जिनमें से एक था नींद ना आने की बीमारी, इंसोमिया। इसके बाद 2005 में माइकल के ऊपर एक बार फिर से चाइल्ड एब्यूज के चार्जेस लगे गेरविन अर्विजो की तरफ से। अब माइकल जैक्सन इस केस से बरी हो गए लेकिन इसके बाद माइकल जैक्सन के ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत सारा लोन बकाया था जिसके लिए माइकल जैक्सन ने अपना ड्रीम हाउस नेवरलैंड रेंज सेल कर दिया। इस बीच में 4 साल का वक्त गुजर गया था और माइकल जैक्सन ने एक भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया था और फाइनली माइकल जैक्सन ने कमबैक का इरादा किया। माइकल जैक्सन के कमबैक कंसर्ट का नाम था दिस इज इट और ये माइकल जैक्सन की लाइफ का लास्ट कंसर्ट होने वाला था। 13 जुलाई 2009 को शुरू होने वाला ये कंसर्ट 6 मार्च 2010 को खत्म होता अगर माइकल जैक्सन जिंदा रह पाते तो। These will be my final show performances in London. This will be it. इस कंसर्ट के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे और सिर्फ 1 घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा टिकट सेल हो चुकी थी। सबको लगता था कि माइकल जैक्सन इस कंसर्ट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे लेकिन कंसर्ट से चंद दिन पहले ही माइकल जैक्सन की डेथ हो गई जिसके लिए इनका लास्ट कंसर्ट बस एक सपना रह गया। ये दिन था 25 जुलाई 2009 जब प्रोपोफॉल के ओवरडोज से माइकल की डेथ हो गई। अब माइकल की डेथ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और माइकल की डेथ अपने आप में ही बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है।
किसी का कहना था कि ये ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई डेथ है, तो किसी का कहना था कि ये एक मर्डर है। किसी का कहना था कि माइकल की डेथ में म्यूजिक इंडस्ट्री का हाथ हो सकता है। माइकल की डेथ काफी मिस्टीरियस है क्योंकि माइकल के पास 12 डॉक्टर्स की एक टीम थी जो माइकल की डाइट से लेकर मेडिसिन तक हर चीज का ध्यान रखती थी। यानी माइकल 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में होते थे। यही वजह है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब माइकल 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में होते हैं तो ऐसे में माइकल की ड्रग ओवरडोज से डेथ कैसे हुई। माइकल डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोमिया जैसी बीमारियों में मुब्तला थे, जिसके लिए माइकल तरह तरह के मेडिसिन ट्राई करते थे ताकि इन्हें नींद आ सके, लेकिन किसी भी मेडिसिन का माइकल पर कोई असर नहीं होता था। तब इनके डॉक्टर ने माइकल को प्रोपोफोल सजेस्ट किया। अब इसके बाद माइकल को नींद आना शुरू हो गई, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि माइकल को इस ड्रग की लत लग गई और माइकल इसको मिल्क कहने लगे। जिस तरह आम लोग रात को दूध पीते हैं तो इन्हें नींद आ जाती है। अब ये एक पावरफुल ड्रग है जिसे लेना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिकदार ज्यादा हुई तो जान जा सकती है। 25 जून जब माइकल की डेथ हुई तो इससे एक दिन पहले माइकल अपने आखिरी कंसर्ट दिस इज इट की रिहर्सल कर रहे थे। इसके बाद रात 12:30 बजे को अपने लॉस एंजलिस वाले घर में आए और खाना खाने के बाद सोने की कोशिश की, लेकिन इंसोमिया बीमारी की वजह से माइकल को नींद नहीं आई। तब माइकल ने अपने डॉक्टर को बुलवाया और इनसे प्रोपोफोल लेने की जिद की। तब पहले तो माइकल के डॉक्टर ने इन्हें बाकी दवाइयां दी जिससे माइकल को नींद आ सके, लेकिन बाकी दवाइयों का माइकल पर कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद माइकल के बहुत जिद करने के बाद इन्हें प्रोपोफोल का इंजेक्शन दिया और इसकी थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने नोट किया कि माइकल के बॉडी पर गलत रिएक्शन होना शुरू हो चुका है और जब तक इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया इनकी जान जा चुकी थी। लेकिन चीजें यही खत्म नहीं होती क्योंकि डॉक्टर को लापरवाही की वजह से 4 साल की जेल हुई। माइकल के केस में काफी सारी चीजें स्ट्रेंज है, जैसे कि माइकल के डॉक्टर ने इन्हें कभी मेडिकल इक्विपमेंट की इंपॉर्टेंस बताई ही नहीं। इसके साथ साथ जब माइकल की डेथ होने वाली थी तो इस टाइम पर ऑक्सीजन सिलेंडर को भी यूज नहीं किया गया। इसके अलावा इस रात माइकल के रूम में असल में क्या हुआ था ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें माइकल के डॉक्टर ने ही बताई है। अब डेथ से कुछ साल पहले माइकल का सुनी और एमिनेम के साथ डिस्पोर्ट हुआ था, जिसकी वजह से कुछ लोगों का कहना था कि वो माइकल का कमबैक देखना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने माइकल के डॉक्टर के जरिए माइकल को मरवा दिया। क्योंकि माइकल के स्टमक से सिर्फ ड्रग्स ही मिले थे, जैसे माइकल ने कई महीनों से कुछ न खाया हो और ड्रग्स के सहारे ही जिंदा हो। माइकल काफी सारे ड्रग्स का यूज करते थे और यही वजह थी कि छोटे मोटे ड्रग्स का इन पर असर नहीं होता था और 25 जुलाई की रात भी यही हुआ था जब माइकल ने काफी सारी मेडिसिन ली, लेकिन इनका माइकल पर कोई असर नहीं हुआ और फिर इसके बाद माइकल ने प्रोपोफोल का इंजेक्शन लिया जिससे माइकल की जान ले ली। माइकल के डेथ की न्यूज आते ही लोग माइकल के डेथ की वजह जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करने लगे, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई और वेबसाइट भी क्रैश करने लगे। और जब माइकल के फ्यूनरल को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो ये टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन स्पोर्ट ब्रॉडकास्ट था। अकेले अमेरिका में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने माइकल जैक्सन के फ्यूनरल को लाइव देखा। माइकल के डेथ के बाद इनके डॉक्टर पर ट्रायल चला और इन्हें गिल्टी पाया गया, जिसके लिए इन्हें चंद साल जेल हुए, लेकिन इनके फैंस का कहना था कि ये चंद साल की जेल माइकल की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकती। ऊपर से देखा जाए तो माइकल जैक्सन एक खुशहाल इंसान था, क्योंकि इनके पास वो सब कुछ था जिसका एक आम आदमी ड्रीम कर सकता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस, हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट, इन्होंने वो सारी चीजें अचीव कर ली थी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर आर्टिस्ट अचीव करना चाहता है। अगर माइकल की लाइफ को डीपली स्टडी किया जाए तो पता लगता है कि माइकल की लाइफ शुरू से लेकर आखिर तक एक ट्रेजेडी थी, क्योंकि माइकल को सब कुछ मिला जिसका एक आम आदमी तसव्वुर कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया।